हेलो एंड वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसटेट पीजीटी कॉमर्स के जो क्लास 5 है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये जो आपका पार्ट 1 है जो कि आपका रिलेटेड है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, उसके क्लास 5 ये होने वाले हैं। जिससे पहले कि हम 4 क्लास पहले से अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप चैनल पे विजिट करके उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। इसलिए आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करेगी और आपको बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक यहाँ पे सीखने को मिलेंगे। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, यानी कि जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं उसको किन किन सोर्स से फाइनेंस आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये हमारा जो आज का टॉपिक है वो होने वाला है। देखिए अब इसके जो कोर कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं। हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किस चीज का करेंगे हम यहाँ पे, ओनर्स फंड और बोरोड फंड। ठीक है, कि जो ओनर का जो फंड होता है, ओनर कौन होता है, बेसिकली जो बिजनेस का चलाता है। ठीक है, जो बिजनेस को चलाता है वो होता है ओनर। और बोरोड फंड क्या क्या होते हैं, जो हमने किसी से उधार लिए हैं वो होते हैं बोरोड फंड। ठीक है, तो इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे इक्विटी शेयर्स के बारे में जो कि रियल ओनर होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे प्रेफरेंस शेयर के बारे में, जो भी शेयर्स की तरह ही होते हैं लेकिन इनके जो राइट्स होते हैं वो थोड़े से कम होते हैं। ग्लोबल असेसमेंट में हम क्या क्या देखेंगे, यहाँ पे एडीआर और जीडीआर देखेंगे। ये क्या है, ये एक तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हो, फंड को इंटरनेशनली आप कलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आएगा आपके पास एक क्विज जो कि 10 नंबर का होगा और जिसमें 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए आप इस क्लास को बहुत ही ध्यान से देखिएगा ताकि लास्ट में आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। साथ ही साथ बीच में एक और मास्टर क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करके हमें बताना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है, स्वामित्व और रणनीतिक कोष, यानी कि जो ओनरशिप होती है वो और जो आपके जो बोरोड फंड होते हैं वो, उससे रिलेटेड ये आपका पहला टॉपिक होने वाला है। तो अब ये होते क्या है, पहले तो वो चीजें समझिए। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो मालिक होते हैं एक तो वो होते हैं, कौन होते हैं वो, ओनर। ठीक है, तो 2 तरीके से पैसा लगाते हैं। एक तो ओनर क्या लगा देते हैं, खुद का पैसा, यानी कि ये कहें कि वो अपनी सेविंग्स को लगाते हैं। ठीक है, और दूसरी कैसे होता है, दूसरा वो क्या लेते हैं, उधार लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, बोरोइंग कहते हैं। और ये कैसे कैसे ले सकते हैं, ये पब्लिकली ले सकते हैं या फिर किसी बैंक से ले सकते हैं, या कोई नोन है तो उनसे ले सकते हैं, या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो उनसे भी ये ले सकते हैं। तो इस तरीके से क्या करते हैं, उधार लेने का काम करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो सोर्सेस है वो क्या क्या हो जाएंगे, ओनर्स फंड के इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग। अब देखिए इक्विटी क्या होते हैं, इक्विटी शेयर बेसिकली क्या होते हैं, जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनका पैसा होता है। अगर हम लार्ज बिजनेस की बात करें तो उसमें क्या होता है, उसमें इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। ठीक है, उसमें क्या होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। और इक्विटी शेयर होल्डर ही क्या होते हैं, ओनर होते हैं। अब ये ओनर कैसे हो गए, क्योंकि देखिए ये क्या करते हैं, ये कंपनी में पैसा लगाते हैं। यूजुअली आपने देखा होगा कि जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनकी डेफिनेशन क्या होती है, ये लार्ज अमाउंट में पैसा लगाते हैं। इनको कंपनी से क्या मिलता है, इनको कंपनी से मिलता है डिविडेंड, यही मिलता है इनको। लेकिन इनको डिविडेंड देना क्या नहीं होता, फिक्स नहीं होता है। जब कंपनी अगर चाहे तो इनको डिविडेंड दे सकती है, अदरवाइज नहीं दे सकती है। लेकिन मैंडेटरी नहीं होता, पर कंपनी देती है। क्यों देती है, वो कंपनी इसलिए देती है ताकि जो ये इक्विटी शेयर होल्डर है इनका जो ट्रस्ट है, इनका जो ट्रस्ट है वो बिजनेस में बना रहे।
अदरवाइज ये क्या करेंगे, ये मतलब आगे से पैसा उसमें नहीं लगाएंगे। जैसे भी कभी जरूरत पड़ी या कंपनी ने राइट शेयर इशू किए या अदर पैसे की जरूरत पड़ी, कैपिटल की जरूरत पड़ी, तो ये फिर पैसा नहीं लगाएंगे। तो इसलिए कंपनी क्या करती है, इनको डिविडेंड देती है। इनको मिलने वाला डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर के डिविडेंड से ज्यादा सही होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम बोरोड फंड की। अच्छा, इसमें एक रिटेन्ड अर्निंग का प्रॉफिट भी है। रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है, जैसे बिजनेस होता है तो बिजनेस ने क्या किया है, कुछ सालों में इसने ज्यादा प्रॉफिट किया है तो उसको वो क्या करते हैं, अपने पास रिटेन करके रख लेते हैं। ठीक है, उसी को ही क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। बोरोड फंड में क्या हो गया, आपके पास डिवेंचर हो गए और लोन हो गए। इन पे क्या आपको पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट। ठीक है, इन पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और ये आपके लिए, बिजनेस के लिए कैसे होते हैं, ये एज ए क्रेडिटर्स की तरह होते। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में क्या होता है, रिटर्न। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर है, इनका जो रिटर्न है वो कैसा होता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, यानी कि स्थिर नहीं रहता है। कभी ये बहुत ज्यादा हो जाता है और कभी ये क्या होता है, कम हो जाता है। और कभी कभी जैसे प्रॉफिट ना हो तो इन्हें देना भी नहीं पड़ता। लेकिन इनका क्या होता है, डिवेंचर पे हमें क्या पे कर रहे हैं, हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। और इंटरेस्ट इनका कैसा होता है, बिल्कुल फिक्स इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, रिस्क की बात करें तो रिस्क सबसे ज्यादा कौन बियर करता है, भाई जिसने जैसे ज्यादा पैसा लगाया, जो ज्यादा रिटर्न ले रहा है। ज्यादा रिटर्न कौन लेगा, यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स यहाँ पे लेते हैं। जितना प्रॉफिट होता है उसमें से मैक्सिमम इनको मिलता है। और जो ये होते हैं हमारे डिबेंचर होल्डर हो गए, लोन होल्डर हो गए, ये क्या होते हैं, हमारे क्रेडिटर होते हैं। इनको जो रिस्क है वो किसी भी तरीके का नहीं होता। अगर आप जैसे अगर आपने किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदे हैं तो आपको कोई रिस्क नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको क्या मिलता रहेगा, फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलता ही रहेगा। ठीक, अब कंट्रोल की बात करें तो मैनेजमेंट पर पूरा कंट्रोल किसका रहता है, इक्विटी शेयर होल्डर का, जबकि इनका कोई कंट्रोल या कोई वोटिंग राइट्स नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास टॉपिक आता है इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर के बारे में। इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं, रियल ओनर होते हैं कंपनी के, वास्तविक स्वामी होते हैं ये कंपनी के। इनको क्या होता है, प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल ऑफ एनी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन। ये सबसे पहला सोर्स होते हैं किसी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन के। लॉन्ग टर्म में आप इनसे कैपिटल ले सकते हो। अच्छा, लॉन्ग टर्म में कैपिटल आप इनसे कैसे लेते हो, जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, हमने फॉर्मेशन वाला पढ़ा था। हमने कंपनी का फॉर्मेशन पढ़ा था, उसमें जो थर्ड टॉपिक आता है, जो जिसमें थर्ड प्रोसेस आता है, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो कंपनी है वो क्या करती है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन करती है। तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि वो इनवाइट करती है लोगों को कि वो उनके शेयर खरीदे। जब वो उनके शेयर खरीदते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, उसके ओनर बन जाते हैं किसी कंपनी के। ठीक है, और ये जो शेयर होते हैं ये कैसे होते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। इक्विटी शेयर यूजुअली मतलब लंबे टाइम समय के लिए होते हैं, पूरी लाइफ टाइम के लिए होते हैं। और जो प्रेफरेंस शेयर की अगर हम बात करें तो वो होते हैं 20 साल के लिए। ठीक है, मैक्स टू मैक्स कितना होता है, 20 साल के लिए ये होते हैं। चलिए अब इसमें बात करें अगर हम वोटिंग राइट्स की, तो जनरल मीटिंग में वोट देने का अधिकार इक्विटी शेयर होल्डर को होता है। देखिए, इक्विटी शेयर होल्डर को होता है लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं होता है। अभी हम बात कर रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर की, तो इनको पूरा अधिकार होता है कि ये क्या कर सके, जनरल मीटिंग में वोट दे सके। फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड होता है इनका। इनकी डिविडेंड की रेट कैसी होती है, फ्लक्चुएट होती रहती है। ज्यादा लाभ हो रहा है इनको ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा डिविडेंड मिलेगा। कम लाभ हो रहा है तो इनको कम डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, रिस्क बियरर कहा जाता है, क्योंकि कंपनी अगर डूब जाती है तो सबसे आखिर में इनको ही अपनी पेमेंट मिलती है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रेफरेंस शेयर।
ठीक है। अब इनको प्रेफरेंस किस चीज का है कि मान लीजिए जब आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो सबसे पहले जो आप पेमेंट है वो किसको करोगे, आप अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करोगे। ठीक है, पहले आप अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करोगे, उसके बाद आपके कौन आएंगे, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर। फिर इनको पेमेंट मिलेगी, किसकी मिलेगी, डिविडेंड की। ठीक है, फिर इनको अपने डिविडेंड की पेमेंट यहाँ पे मिल जाएगी। तो क्या कहा गया है, इनको आपको प्रॉफिट में वरीयता यानी कि प्रेफरेंस मिलती है प्रॉफिट में, कि कंपनी का जो प्रॉफिट होता है इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इनको दिया जाता है। और जो रेट होती है, जो अगर हम इनकी कहें रेट होती है, वो कैसी होती है, वो फिक्स्ड होती है। ठीक है, इनकी रेट कैसी होती है, फिक्स्ड होती है। अब हम बात, अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि मैम डिवेंचर होल्डर भी होते हैं, उनकी भी फिक्स्ड होती है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं इनकी भी फिक्स होती है, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ। देखिए वो क्या होते हैं, अगर हम बात करें जो हमारे डिवेंचर होल्डर होते हैं वो हमारे होते हैं क्रेडिटर्स, जबकि ये हमारे कैसे होते हैं, ये हमारे होते हैं शेयर होल्डर। क्रेडिटर पे हम देते हैं क्या, इंटरेस्ट, और शेयर होल्डर को हम देते हैं क्या, डिविडेंड। ठीक है, तो शेयर होल्डर को हम बेसिकली क्या देते हैं, हम डिविडेंड देने का काम करते हैं। जो शेयर होल्डर होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं हमारे, जैसे कंपनी में हम इसको, अगर हमें मान लीजिए अगर हमें कम रिस्क की कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो हम किसकी ओर देखते हैं, हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर की ओर देखते हैं। क्यों, क्योंकि इन पे हमें क्या देना होता है, डिविडेंड देना होता है। अगर मान लीजिए आपके पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है और किसी साल आपको प्रॉफिट नहीं भी होता है, तो आप इनको इनका प्रॉफिट की इतनी टेंशन नहीं होती, आप इनको अगले साल भी दे सकते हैं। लेकिन ये डिवेंचर होल्डर के केस में नहीं होता है, उनका फिक्स्ड होता है और उनको देना ही होता है। ठीक है, और जो आप इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, उस इंटरेस्ट के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं कि आप इनकम टैक्स एक्ट के तहत आप क्या कर सकते हो, इस इंटरेस्ट से छूट भी ले सकते हो। लेकिन डिविडेंड के केस में आपको किसी भी तरीके की कोई भी छूट यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। अच्छा, अब बात आती है हमारी जैसे प्रेफरेंस की, तो सबसे पहले इनको प्रॉफिट में प्रेफरेंस मिलता है और इनको पूंजी में प्रेफरेंस मिलता है। जब भी कंपनी का वाइंड अप होता है तो पहले इनको कैपिटल मिलती है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को कैपिटल मिलती है। ठीक है, अच्छा एक इम्पोर्टेंट चीज और है इसमें, जैसे जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनका जो रेट होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, ये जो हमारे डिवेंचर होते हैं इनके कंपैरिजन। ठीक है, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि डिवेंचर होल्डर का जो इंटरेस्ट रेट होगा वो कम होगा, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो डिविडेंड रेट होगा वो बेसिकली ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है। डिफरेंस मैं आपको वैसे भी करवा चुकी हूँ कि जो इक्विटी शेयर होल्डर का जो है रेट है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, इनका फिक्स्ड रहता है। वोटिंग देने का राइट इक्विटी शेयर होल्डर को होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कुछ स्पेसिफिक मामलों में ही होता है इनको। और अगर हम प्रायोरिटी की बात करें तो सबसे लास्ट में पेमेंट किसको मिलती है, इक्विटी शेयर होल्डर को। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इनके नाम से ही मेंशन है, प्रेफरेंस है, तो इनको पहले पेमेंट होगी इक्विटी शेयर होल्डर से और डिवेंचर के बाद में। रिस्क की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा रिस्क कौन बियर करेगा, यहाँ पे जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो यहाँ पे रिस्क बियर करते हैं, और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है वो मध्यम या फिर कम जोखिम यहाँ पे बियर करते हैं। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान लीजिए बहुत ही बड़ी कंपनी है और इंटरनेशनल लेवल पर आप क्या कर रहे हो, फंड कलेक्ट कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आपके पास क्या आता है। तो देखिए एडीआर और जीडीआर के बारे में बताया गया है कि एडीआर और जीडीआर कैसे काम करते हैं।
ठीक है, वो इसका प्रोसेस हम देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं शेयर जमा करना, कि भारतीय कंपनी अपने शेयर एक भारतीय कस्टोडियन, डोमेस्टिक कस्टोडियन के पास जमा कराती है। ठीक है, यानी कि भारत की कोई कंपनी है, मान लीजिए अंबानी की कोई कंपनी है, उसने अपने जो शेयर है वो किसके पास जमा करवा दिए, आरबीआई के पास जमा करवा दिए। ठीक है, अब क्या करेगा, विदेशी ओवरसीज बैंक उन शेयर्स के बदले डिपॉजिटरी रसीदें बनाता है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, जो विदेशी ओवरसीज बैंक है, यानी कि जो दूसरे देशों से क्या कर लेता है, डील करने का काम करता है, जैसे कि आरबीआई करता है, तो उसने क्या किया है, यहाँ पे एडीआर और जीडीआर में उन रुपीज को कन्वर्ट कर दिया। फिर क्या करेगा, विदेशी निवेशक इन रसीदों को अपने स्टॉक एक्सचेंज पर अमेरिकी डॉलर में खरीदते और बेचते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि ये, जैसे मान लीजिए, देखो इसको मैं आराम से मतलब ऐसे समझा देती हूँ कि मान लीजिए आपको विदेशी डॉलर की आवश्यकता थी, आपने क्या किया, कि आपने आरबीआई के पास पैसा जमा करवाया, आरबीआई ने क्या किया, दूसरी कंट्री में रसीदें जारी की, या रिसिप्ट में हम कह सकते हैं कि एडीआर या जीडीआर। आप ये देखो कि जीडीआर उसने जारी किया। ठीक है, मान लीजिए जीडीआर उन्होंने जारी किया, तो अब ये जो जीडीआर उन्होंने जारी किया है, ये जीडीआर कौन खरीदेगा, जो विदेश में लोग रह रहे हैं वो खरीदेंगे। ठीक है, विदेश में लोग रह रहे हैं तो इनको क्या मिल जाएगा, जीडीआर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। पैसा यानी कि डॉलर किसके पास आएगा, आरबीआई के पास, और आरबीआई किसको दे देगा, ये अंबानी को। क्यों, क्योंकि अंबानी ने ही क्या किया है, यहाँ पे जो शेयर खरीदने के लिए यहाँ पे पैसा जमा। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका एक छोटा सा प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट देखिए, अब आती है बात कि जीडीआर जो है, जीडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जीडीआर का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ठीक है, अब इसके फीचर्स हम देख लेते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है कि जीडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। फीचर्स देखते हैं हम इसके क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है, वैश्विक पहुंच, यानी कि जो इंटरनेशनल मार्केट है, ग्लोबल मार्केट है, उसमें एक बिजनेस के पहुंच को ये आसान बना देता है। ठीक है, और विदेशी बाजार जैसे यूरोप में जारी किया जा सकता है इसको। करेंसी कैसे होती है, करेंसी रुपीज में ना होकर के डॉलर में होती है। आमतौर पर ये किस में लिस्ट होते हैं, लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में, ये जो लंदन का है उसमें ये लिस्टेड होते हैं। ठीक है, जीडीआर धारकों को मैनेजमेंट में कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता है, क्योंकि ये सिर्फ क्या करते हैं, मतलब डिपॉजिट करते हैं, तो इनको बदले में कुछ डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट वगैरह ऐसे मिलता रहता है, लेकिन इनको यहाँ पे कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता है। जारीकर्ता कंपनियां हैं जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री हो गई, टाटा मोटर्स हो गया, एल&टी हो गया। तो ये कंपनियां क्या करते हैं कि जब इनको विदेशी मुद्रा यानी कि डॉलर की आवश्यकता होती है, तो ये जीडीआर जारी करने का काम करते हैं। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जीडीआर क्या होता है। जीडीआर भारतीय के जो कस्टोडियन बैंक है उनके द्वारा जारी करवाया जाता है। ठीक है, आप आरबीआई में पैसा लगाते हो, आरबीआई क्या करता है, दूसरे देशों में उसको रिसिप्ट को जारी करता है। जैसे ही वहां से पैसा मिलता है, वो रिसिप्ट परचेज कर लेते हैं, उनसे जो पैसा आता है वो आपको यहाँ पे दे देता है। ठीक है, लेकिन आप उनको किसी भी तरीके का कोई वोटिंग राइट नहीं देते हो। हाँ, उसके बदले में कुछ रिटर्न जो होता है वो आप उनको जरूर देते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी राइट। ये बेसिकली अमेरिका के लिए होता है, केवल यूएस नागरिकों के लिए होता है। इसमें केवल अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NYSE, ठीक है, या फिर नास्डाक को लिस्ट और ट्रेड किया जाता है। इसमें क्या होता है, सिर्फ नास्डाक और NYSE ही में ही लिस्टेड किया जाता है। इसके कुछ कठिन नियम है, जैसे कि अमेरिकी प्रतिभूति कानून, ठीक है, बहुत कड़े होते हैं, इसलिए एडीआर जारी करना जीडीआर की तुलना में ज्यादा कठिन और खर्चीला होता है। ओके, चलिए आज की क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है, और अब मेरा फेवरेट जो पार्ट है वो यहाँ पे आ जाता है, जिसमें आप 10 मेगा क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और है आपके लिए कि अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको इस क्लास का जो PDF है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम क्विज की बारी शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारे पास क्विज आता है, जो कंपनी है
कंपनी के जो रियल ओनर है, कंपनी के जो रियल ओनर है वो किसे माना जाता है? हमारे पास डिबेंचर होल्डर है, इक्विटी शेयर होल्डर है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, या फिर जो बैंक के जो अधिकारी हैं उनको माना जाता है। तो सीधा सीधा हमने पढ़ा था कि जो ओनर होते हैं वो कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, क्योंकि वो ही क्या करते हैं, सबसे ज्यादा रिस्कों को बियर करने का काम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है इनके पास कौन सा अधिकार होता है? तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास पूर्ण वोटिंग अधिकार नहीं होता। उतार चढ़ाव वाला लाभांश बिल्कुल नहीं। इनका जो लाभांश का रेट है वो कैसा होता है? एकदम फिक्स्ड होता है। लाभांश भुगतान में प्राथमिकता, यस ये होता है। कंपनी पर पूरा नियंत्रण, कोई नियंत्रण नहीं होता है कंपनी पर इसका। ठीक है, तो इनको लाभांश में क्या मिलता है? प्राथमिकता मिलती है। एडीआर कहाँ जारी किए जाते हैं? तो एडीआर केवल अमेरिका यानी कि यूएसए में ही जारी किए जाते हैं। लाभांश की दर किस पर निश्चित होती है? ठीक है, तो लाभांश की दर किस पे दर, अब लाभांश की बात कर रहे हैं तो लाभांश में किसको मिलेगा? या तो इक्विटी शेयर होल्डर या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और फिक्स किस में होगी? ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए ये फिक्स होती है। नेक्स्ट देखिए, जीडीआर मुख्य रूप से किस करेंसी में होते हैं? तो जीडीआर किस में होते हैं? अमेरिकी डॉलर में ये देखने को आपको मिलते हैं। ओनर फंड का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? देखिए, ओनर फंड का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि आपको एक तो फिक्स कैपिटल मिल जाती है। ठीक है, और क्या होता है वहां पे लाभ कि आप लॉन्ग टर्म के लिए उसको यूज कर सकते हो। अगर आपके पास किसी ईयर में आपको प्रॉफिट नहीं हो पाता है तो आप उनको बिना डिविडेंड दिए भी रह सकते हो। नेक्स्ट देखिए, डिबेंचर किस प्रकार का वित्तीय कोष है? तो डिबेंचर कैसे होते हैं हमारे पास? एज ए लोन होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो डिबेंचर बोरोड फंड में आते हैं। नेक्स्ट देखिए, इनमें से किस वित्तीय उपकरण को वोट देने का पूर्ण अधिकार है? वोट देने का अधिकार आपका किसका हो जाएगा? यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स का हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास हाँ ये दो क्वेश्चन और बच गए। समदान धारकों को क्या भुगतान किया जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर है उनको किस चीज की पेमेंट होती है? उनको डिविडेंड मिलता है। लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज कौन सी डिपॉजिटरी रसीदें ट्रेड होती है? कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा जीडीआर। ठीक, ये आपके क्विज हो गए। अब कुछ यहाँ पे ट्रिक्स है, जैसे कि अमेरिकन डिपॉजिटरी और जीडीआर को याद रखने का। अमेरिकन सिर्फ ए से आता है तो अमेरिका में, और जीडीआर यानी कि जी से आता है तो आप इसको ग्लोबली यानी कि पूरे विश्व और यूरोप दोनों में कर सकते हो। लेकिन किस में होगा ये आपका? ये आपका होगा डॉलर में। ठीक, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की अगर हम बात करें तो प्रेफरेंस का मतलब क्या है कि प्रॉफिट में आपको प्रेफरेंस मिलेगा और साथ ही साथ आपको किस में मिलेगा? कैपिटल के वापस होने में मिलेगा। कंट्रोल की बात करें तो सारा का सारा जो कंट्रोल है वो किसके पास होता है? इक्विटी शेयर होल्डर के पास यहाँ पे देखने को मिलता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर और डिवेंचर शेयर होल्डर के पास किसी भी तरीके का कोई भी यहाँ पे कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी क्लास। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी तरीके के कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पे आपको कोई क्लास चाहिए तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो तब तक आप पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।